चुंगी नाके, जिन्हें टोल बूथ्स भी कहा जाता है, 90s में उनका रूप थोड़ा सा अलग होता था। किसी नदी पर पुल या रोड के बनने के बाद कुछ लोग एक किनारे पर एक कमरा बना लेते, बांस के डंडे में बंधी रस्सी को खींचकर एक आदमी रास्ता रोकता और कुछ 10-20 रुपए का टोल ले लेता। ज़्यादातर चुंगी सरकारी होती थी, लेकिन कभी कभी कुछ कलाकार लोग फर्जी चुंगी लगाकर इससे अपनी कमाई का जरिया बनाते। समय बदला, चुंगी नाके टोल प्लाजा में तब्दील हो गए, फिर फास्टैग आ गया और सिस्टम को ऑटोमेटिक और आसान बनाने की कवायद भी हो गई। इसी दिशा में अब अगला कदम है सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम। ये क्या है? सरकार की अगर हम मान लें तो जल्द ही चुंगी नाकों की ज़रूरत पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। ना कोई टोल नाका होगा, ना टोल नाके पर भड़का हुआ कर्मचारी, ना पिताजी की धौंस दिखाता रही ज़्यादा। लोग वर्दी की धौंस भी दिखाते हैं, ये भी कहते हैं हम ऐसे हैं, फलाने हैं, जज हैं, बहस करते हैं। और नहीं, टोल नाकों के वायरल होते वीडियो भी आएंगे। फिर ये सब पुराने वक्त की चीज़ें हो जाएंगी। फिर क्या होगा? एक सैटेलाइट आपकी गाड़ी को ट्रैक करेगा, गाड़ी कितनी चली उस हिसाब से टोल कैलकुलेट हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में टोल प्लाजा और सैटेलाइट टोल दोनों सिस्टम्स काम करेंगे, फिर धीरे धीरे टोल प्लाजा के सिस्टम की पूरी जगह सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ले लेगा। कैसे काम करेगा ये सिस्टम? इससे सरकार की कमाई पर कितना असर पड़ेगा, नए सिस्टम से पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, ये सब समझेंगे इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज आसान भाषा में। 2024 के चुनाव पूरे हो गए, सरकार बन गई, मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय फिर से पहुंच गया है नितिन गडकरी के पास और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की शुरुआत कर दी। क्या है ये प्रोजेक्ट? भारत सरकार चाहती है कि टोल टैक्स इकट्ठा करने का पुराना सिस्टम बदला जाए और उसके बदले एक नया सिस्टम शुरू कर दिया जाए, जिसे कहा जाता है टोल टैक्स कलेक्शन विद सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन। नए सिस्टम को लागू करने के लिए सरकार ने दुनिया भर की कंपनियों को ऑफर दिया है कि भैया आओ और सैटेलाइट वाला सिस्टम हमारे यहाँ आप शुरू करवाइए। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है, इससे पहले जानते हैं कि पुराने सिस्टम में दिक्कतें क्या थी और इस बदलाव की ज़रूरत क्या है। एकदम शुरुआत से बात करते हैं। आधुनिक टोल बूथ से पहले सिंगल और डबल लेन रोड्स पर चुंगी नाके होते थे और बेहद मैनुअल सिस्टम था जिसमें कोई पारदर्शिता थी नहीं। हालांकि बाद में जब भारत में बड़े बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे बनने शुरू हुए, वहां पर ऐसे टोल कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हाईवेज पर कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर टोल बूथ बना दिए गए। बांस के डंडों की जगह बटन से काम करने वाले बैरियर्स आ गए और पैसा देने पर कंप्यूटर से प्रिंटेड स्लिप भी आपको मिलने लगी। ये तरीका काफ़ी सालों तक चला, लेकिन इसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों को इंतज़ार करना पड़ता था। किसी टोल पर तो किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन भी लगती थी। बहुत जगह की ये प्रॉब्लम है। तब साल 2014 में सरकार ने इसका एक और सोल्यूशन निकाला, फास्टैग। जी हाँ, 2014। भले ही ये सिस्टम पूरी तरह से भारत में 2019 के बाद लागू हुआ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी 2014 से भारत में थी। अब सिस्टम इतना एडवांस हो गया कि दूर से एक मशीन आपकी गाड़ी पर लगे एक बारकोड को स्कैन करती है और आपके बैंक अकाउंट से टोल टैक्स डिडक्ट हो जाता है। इससे टैक्स कलेक्शन की रफ्तार बढ़ी, टोल बूथ पर लाइन लगना कम हुआ। ख़त्म अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार चलता है, नहीं चलता है, पैसे नहीं, बैलेंस नहीं, बहस अभी भी होती है, लेकिन फिर भी पुराने सिस्टम से बेहतर है। आप जाम की बात करेंगे तो फास्टैग से चीज़ें फास्ट हुई, लेकिन अभी भी सिस्टम में समस्याएं। पहली, अभी भी एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पर टोल बूथ की वजह से ट्रैफिक स्लो होता है। दूसरी समस्या, टोल बूथ हाईवे में स्पेसिफिक लोकेशन पर मौजूद होते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति हाईवे पर 20 किलोमीटर चला और जो 50 किलोमीटर चला, दोनों को बराबर टोल टैक्स देना पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लाना चाहती है। नितिन गडकरी का कहना है कि नए सिस्टम से फास्टैग की दोनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कैसे काम करता है नया सिस्टम? नए सिस्टम में सैटेलाइट की मदद से ये पता लगाया जाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी चली और फिर उसी के हिसाब से आपके बैंक खाते से पैसा काट लिया जाएगा। यानी इस सिस्टम में 3 चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होंगी। कौन कौन सी? सैटेलाइट, गाड़ी और बैंक अकाउंट। कैसे? अब उसे समझते हैं। असल में हम और आप अक्सर रास्ते की जानकारी के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। असल में ये GNSS की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। GNSS कई सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है। जी हाँ, तारामंडल, वो वाला कॉन्स्टलेशन नहीं, सैटेलाइट्स वाला। कई सैटेलाइट्स का ग्रुप जो एक पैटर्न में अरेंज रहता है।
अमेरिका का जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और भारत में 2018 में बना नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन भी जीएनएसएस के उदाहरण है। सरकार का कहना है कि साल 2025 तक भारत के सभी फोन्स नाविक के लिए कंपैटिबल हो जाएंगे। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जीएनएसएस कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है, फ़ोन में जीपीएस ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर जब किसी एक सैटेलाइट से कनेक्ट होता है तब उस सैटेलाइट के हिसाब से आप धरती के 34% हिस्से में होते हैं तकरीबन। अब अगर आप 2 सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं तब आप उन दोनों सैटेलाइट्स के रेंज के इंटरसेक्शन पर मौजूद होंगे। इधर भी रेंज आ रही, इधर भी आ रही। लेकिन अगर आपका फ़ोन 3 सैटेलाइट से कनेक्ट हो तो धरती पर आपकी लोकेशन एग्जैक्टली बताई जा सकती है, ट्रायंगुलेट किया जा सकता है आपकी पोजीशन को। इस तरह जीएनएसएस को आपके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। यानी अगर आप दिल्ली में हैं तो जीएनएसएस को पता चल जाएगा कि आप 28.7 डिग्री नॉर्थ और 77.1 डिग्री ईस्ट में मौजूद हैं। अब जीएनएसएस के लिए ये कोऑर्डिनेट्स आपका पता है। जैसे जैसे आप लोकेशन चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं। 3 सैटेलाइट से आपकी लोकेशन का पता लग सकता है, लेकिन अगर एक और सैटेलाइट हो तो न सिर्फ ये धरती पर आपकी लोकेशन बता सकता है, ये भी पता चल सकता है कि समुद्र तल से आप कितनी ऊंचाई पर हैं। यानी कुल मिलाकर 3-4 सैटेलाइट्स अगर हों तो काफ़ी प्रिसाइज लोकेशन मिल सकती है। अब इसके अलावा जितनी सैटेलाइट्स होंगी उतनी बेहतर एक्यूरेसी होगी। जैसे जीपीएस के सिस्टम में 24 सैटेलाइट्स हैं, जिससे वो दुनिया भर में 5 मीटर तक की एक्यूरेसी के साथ लोकेशन बताने का दावा करता है। भारत के नाविक सिस्टम में 7 सैटेलाइट्स के बेसिस पे काम होता है, लेकिन इसका फोकस पूरी दुनिया नहीं, भारत और आसपास के इलाके में ही है। सरकार का दावा है कि नाविक की एक्यूरेसी 3 मीटर तक है। इससे आप ये तो समझ गए कि सैटेलाइट्स की मदद से लोकेशन कैसे निकलती है और वो कितनी एक्यूरेट हो सकती है। आप समझते हैं कि ये सैटेलाइट गाड़ी से कैसे कनेक्ट होंगे और बैंक अकाउंट से पैसा कैसे कटेगा। गाड़ी में एक ऑनबोर्ड यूनिट या एक ट्रैकिंग डिवाइस होगा, एक ऐसा डिवाइस जो सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। इसकी मदद से गाड़ी की लोकेशन ट्रैक हो पाएगी। एक सॉफ्टवेयर में हाईवे के कोऑर्डिनेट्स पहले से डले होंगे। इस तरह गाड़ी कितनी चली, किस हाईवे पे चली, आसानी से कैलकुलेट होगा और पर किलोमीटर बेसिस पर टोल टैक्स की गणना भी होगी। अब बैंक अकाउंट से पैसा काटना रह गया तो गाड़ी में लगा ऑन बोर्ड डिवाइस एक डिजिटल वॉलेट से कनेक्ट होगा। ये कुछ वैसा ही जैसे आपका फास्टैग अकाउंट किसी डिजिटल वॉलेट से ही जुड़ा होता है और फास्टैग का बारकोड स्कैन होते ही पैसा कट जाता है। आप डिजिटल वॉलेट के जरिए ही अपना फास्टैग अकाउंट रिचार्ज भी करते हैं। सैटेलाइट वाला सिस्टम भी ऐसे ही काम करेगा। ये तो हुई प्रोसेस की बात, लेकिन इससे फायदा क्या होगा अब वो समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा तो ये कि आपको सिर्फ उतना पैसा देना है जितना दूर आपने उस स्पेसिफिक हाईवे पर सफर किया। अभी सब बराबर से टोल टैक्स देते हैं, यानी कोई एक हाईवे पर 30 किलोमीटर चले या 3 किलोमीटर, दोनों में एक ही जितना टोल टैक्स पड़ता है। दूसरा फायदा ये है कि हाईवे पर टोल कलेक्ट करने के लिए जो समय लगता है कलेक्शन एजेंसी को, आपकी गाड़ी भी खड़ी रहती है, वो कम हो जाएगा। पूरी तरह खत्म होगा क्या, ये एक प्रश्न है। अभी एक गाड़ी को करीब 12 मिनट का समय लग रहा है, इस सिस्टम के बाद सिर्फ 47 सेकंड लगेंगे। तीसरा फायदा, इससे फिजिकल टोल प्लाजा की ज़रूरत कम हो जाएगी। चौथा फायदा, टोल टैक्स की बिलिंग का प्रोसेस आसान हो जाएगा। आपने जीएनएसएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम के फायदे तो जान लिए, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे सबसे पहले चुनौती है सिग्नल और टेक्निकल ग्लिच की। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जीपीएस में कुछ टेक्निकल समस्याएं आ जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी जीपीएस गलत रास्ता दिखाता है। कई बार दूर दराज के इलाकों में भी सिग्नल और नेटवर्क की समस्या होती है। दूसरा चैलेंज है उपभोक्ताओं की प्राइवेसी। कार ट्रैकिंग सिस्टम और किसी सॉफ्टवेयर से रिलेशन यूजर की प्राइवेसी का प्रश्न खड़ा करता है। साल 2012 में नितिन गडकरी ने लोकसभा में इस कंसर्न के बारे में बताते हुए कहा कि इस सिस्टम को भारत के प्राइवेसी से जुड़े कानूनों को ध्यान में रख के ही बनाया जाएगा। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया था कि तब यानी साल 2022 तक देश में करीब 1,38,000 गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है। ये संख्या देखने में तो ज़्यादा लग रही है, लेकिन देश में जितनी गाड़ियाँ हैं उनकी संख्या के आगे संख्या बहुत कम है। देश में साल 2020 में करीब 32 करोड़ 60 लाख पंजीकृत गाड़ियां थी। ये डेटा 2020 का है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जीपीएस युक्त गाड़ियों और देश में मौजूद कुल गाड़ियों में कितना फ़र्क होगा। अब एक सवाल और भी है, सरकार की आमदनी में सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद कितना फ़र्क आएगा। साल 2023 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 40,000 करोड़ रुपए का टोल टैक्स कलेक्ट किया। नितिन गडकरी ने मीडिया के सामने कई प्लेटफॉर्म्स पर कहा है कि आने वाले 2-3 सालों में टोल कलेक्शन 1,40,000 करोड़ हो जाएगा। लेकिन इस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद टोल कलेक्शन में क्या बदलाव आएगा,
अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। खैर, आपने टेक्नोलॉजी समझ ली, उसके फायदे और उससे जुड़ी चुनौतियां भी जानी, लेकिन क्या ये सिस्टम सिर्फ भारत में बनने जा रहा है या और भी देशों में उपयोग हो रहा है? सबसे पहले ये सिस्टम अपनाया गया था जर्मनी में। ये सिस्टम रूस और स्लोवाकिया में भी काम करता है। क्या इन देशों में बड़े लेवल पर इंस्टॉल किया गया है? इसके लिए कुछ आंकड़ों को आप देखिए। जर्मनी में सिस्टम तकरीबन 50,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क पर काम करता है, रूस में 51,000 किलोमीटर और स्लोवाकिया में 17,700 किलोमीटर। बहरहाल ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में कब तक इम्प्लीमेंट हो पाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। इस विषय पर आगे जो भी जानकारी आएगी हम आपके साथ ज़रूर बांटेंगे। आपके लिए एक और जानकारी, आपका चहेता शो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम उसके 100 एपिसोड्स पूरे कर रहा है। 100वें एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। ये एपिसोड 22 जून दोपहर 12 बजे ललन टॉप ऐप पर देखना आप मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी आकाश ने और आप देखते रहिए दी ललन टॉप।